गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 71 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक यूपी पीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 72। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 6 जनवरी 2021। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? बताइए। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? धारणीय विकास इनमें से किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, धारणीय विकास विकास की अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। और धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण एवं उचित प्रबंधन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है इनमें से? जैविक विविधता का संरक्षण करें हम, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करें हम, निर्धनता को घटाएं, उपरोक्त सभी। ये तो पढ़ने से लग रहा है कि हाँ सभी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध भी आवश्यक है, उसका नियंत्रण भी आवश्यक है, और निर्धनता गरीबी को घटाना कम करना भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है ये? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं यानी इनमें से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करती हैं, मतलब CO2 को जोड़ती हैं? कौन सी? देखिए, प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, मतलब CO2 ग्रहण करके और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल लेकर ये क्या होता है? भोजन बनाते हैं, मतलब अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन O2 को रिलीज़ करते हैं। तो अब ये तो कम होगी ना, प्रकाश संश्लेषण पौधे, ये तो हो नहीं सकता। श्वसन में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, श्वसन में ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जैव पदार्थों का अपक्षय होता है तब भी रिलीज़ होती है CO2, ज्वालामुखी क्रियाओं से भी निकलती है CO2। तो 2, 3, 4 करके कोई ऑप्शन, ये सी हो जाएगा फिर इसका आंसर। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो गया, जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रियाएं हो गई, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो गई, जीवाश्म ईंधनों का दहन, इन सभी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वायुमंडल में। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है, ना कि उसको छोड़ते हैं। तो पहला नहीं होगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? किसमें? कार्बन चक्र में? इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जल चक्र में, सी। तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है और जल चक्र जो है हाइड्रोस्फीयर में जल के विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा तथा बूंदाबांदी हो गई, वर्षा हो गई, बर्फबारी, ये सभी वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम उनके नष्ट हो जाते हैं। तो पौधों के अधिकांश मूल रोम जो है प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे वृद्धि नहीं कर पाते। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? एक आसान सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था ये। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, ये कब हुआ था? ये 5 साल बाद 1992 के यानी 1997 में हुआ था। तो वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के सम्मेलन में एकत्र हुए। ठीक 5 साल बाद यानी 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। और यह बैठक जो है वो एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंध रखता है एजेंडा 21। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अवस्थित है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक वैश्विक एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसका मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? प्रश्न वैसे भी पूछा जा सकता है और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। कब हुई थी? 1958 में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी की स्थापना हुई थी 1958 में नागपुर में। पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित हुआ? ये इम्पोर्टेंट है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ ले जाते हैं। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया 1986 का, फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, वन संरक्षण अधिनियम हो गया। तो वन संरक्षण अधिनियम है 1980, इन सबको याद रखिएगा। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986। तो पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारतवर्ष में 1986 में पारित हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था कब? कब बताइए? 2008 में या 10 में? इन्हीं में से एक आंसर है, 11 और 9 तो नहीं है, 2010 में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को काट देता हूँ, इनमें से कोई एक आंसर है। क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986? यही है, बी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम को पारित हुआ था 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। देखिए, जैविक अजैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो भी बता दिया होगा। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सही है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बंद थोड़ी होता है, खुला तंत्र होता है, गलत है सी। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है
वो खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश एवं बहिर्गमन होता रहता है। तो 15 प्रश्न थे ये, सारे के सारे प्रश्न यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पहले पूछे हुए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कहाँ तक 72 था ना, ये 71 72 जो भी था इस तक पहुँच सकते हो। तो अभी पिछले कम से कम एक हफ्ते से उन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है जो पहले पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए उसका इतिहास जानना आवश्यक है। ठीक है, किसी के बारे में कैसे पता करोगे? उसके बारे में जानकर, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड पहचान कर, देख कर। तो प्रैक्टिस करते रहना, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना कीजिए। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो।